हेलो मित्रों, आज मैं इस वीडियो में आपको 20वीं सदी के महानायक आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बतलाऊंगा, जिन्हें इतिहास के पन्नों में केवल एक आरक्षण दाता और इतिहास के रचयिता मात्र कह के कैद कर दिया गया और उनके निजी जो उनका असली लड़ाई था, जो उन्होंने वकालत पेशा करके असली लड़ाई लड़ा था और पूरे भारत में एक क्रांति उत्पन्न किया था, उस सच्चाई को इतिहासकारों ने या यहाँ के व्यवस्था ने उसे गुम कर दिया, उसे छिपा दिया। इसी विषय में मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बतलाऊंगा। मित्रों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बतलाऊंगा कि किस तरह से आदरणीय भीमराव अंबेडकर जब इंग्लैंड से वह शिक्षा दीक्षा लेकर के आए और यहाँ जब वो वकालत पेशा करने गए तो किस तरह से उन्हें प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा, इस चीज को मैं बतलाऊंगा। मित्रों, वीडियो पर आप बने रहिए। यह वीडियो जब पूर्ण रूपे ना आप देखिएगा तो स्वाभाविक रूप से आप इमोशनल हो जाइएगा। तो चलिए मैं प्रकाश डालता हूं पहले आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी के शिक्षा पर, जो जब उन्होंने वकालत की डिग्री ली और क्या क्या पदों का त्याग करके उन्होंने वकालत करना प्रारंभ किया, इस बातों पर मैं पहले प्रकाश डाल देता हूं। मित्रों, वो बड़ौदा महाराज जो इस तरह से स्टाइपन कहिए आज के युग में, तो वो स्टाइपन से जो उनको पैसा प्राप्त हुआ था उस पर वो पढ़ने विदेश गए थे। उसी इनिंग में उन्होंने 1916 में ही वकालत में एडमिशन वहाँ करा लिए थे। हालांकि वो दूसरा पढ़ाई पढ़ने गए थे, लेकिन वहाँ वो वकालत का भी एडमिशन करा लिए थे। और जब तक उनका पढ़ाई पूर्ण नहीं हुआ, जब तक ही वह स्टाइपन का पैसा समाप्त हो गया और वो इंडिया चले आए। और इंडिया जब चले आए तो उन्हें एक कॉलेज में, सीडेनहम कॉलेज में उन्हें अर्थशास्त्र का प्राध्यापक के रूप में नौकरी लगा और वह नौकरी करने लगे। लेकिन उनके मन में यह जिज्ञासा था, उनके मन में यह व्यवस्था बसा था, उनके ऊपर जो प्रताड़ना हुआ था वह प्रताड़ना बसा हुआ था और वह उनके दिमाग से यह बात नहीं जा रहा था कि हम वकालत पेशे में आएंगे और गरीब गुरबा का सेवा करेंगे। यह भावना उनके अंदर घर कर गया था और वो प्राध्यापक का कार्य करते हुए और वकालत का भी पढ़ाई उन्होंने अपना जारी किया और उस पैसे में से बचा करके फिर उन्होंने इंग्लैंड गया और 1923 ईस्वी में उन्होंने वकालत का डिग्री हासिल करके फिर से इंडिया लौटते हैं। और जब वह इंडिया लौटते हैं तो यहाँ की सरकार उन्हें डिस्ट्रिक्ट जज बनाने का ऑफर करता है और यह वादा करता है कि 3 साल के अंदर में आपको मुंबई हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा। कुछ ही दिन के बाद मित्रों, हैदराबाद निजाम उन्हें मुख्य न्यायाधीश के पद देने का ऑफर करते हैं। लेकिन आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी यह कहते हुए नकार देते हैं कि यह हमारे निजी स्वतंत्रता को समाप्त कर देगा। उनके मन में यह जिज्ञासा था कि मैं गरीब गुरुओं का सेवा करूं, मैं दलितों का सेवा करूं, मैं लाचार व्यक्तियों का सेवा करूं, और यह भावना उन्हें उनके अंदर घर कर गया था। और एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति एक डिस्ट्रिक्ट जज के नौकरी को भी नकार देता है। यह अपने आप में बहुत बड़ा त्याग कहा जा सकता है और इससे
आदरणीय डॉक्टर भीमराव के व्यक्तित्व को आप परख सकते हैं। मित्रों, इसी के साथ जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वकालत पेशा शुरू करने गए, तो वहां भी उन्हें जातीय प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा। वहां भी उन्हें वकील समाज में भी, जो एक प्रबुद्ध समाज कहा जाता है, उस समाज में भी उन्हें जगह नहीं दिया जा रहा था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इधर उधर भटकते हुए मुश्फिल कोर्ट तक भी उन्हें जाना पड़ा। और एक जगह उन्होंने वैसे ही बाहर साफ सफाई करके, और जहां पर कोई नहीं हो उस जगह को साफ सफाई करके और उसी जगह को अपना आशियाना बनाया, और वहीं से उन्होंने अपना लड़ाई शुरू किया। आप सोच सकते हैं कि इतना बड़का बैरिस्टर उस समय जिस कोर्ट में वकालत कर रहे थे, उसी कोर्ट में जिन्ना भी वकालत कर रहे थे। और एक ही दिन एक डेट पड़ा था जिसमें दिवालियापन का केस मोहम्मद जिन्ना 2,57,000 रुपये का लड़ रहे थे। और उसी कोर्ट में आदरणीय भीमराव अंबेडकर एक मुसलमान शिक्षक का केस लड़ रहे थे। वह मात्र 24 रुपया का केस था। मित्रों, इससे आप समझ सकते हैं कि भीमराव अंबेडकर के अंदर क्या भावना था। उन्होंने गरीब गुरुओं का सेवा, दलितों का सेवा, सामाजिक विचारों को, सामाजिक अवधारणा को समरसता के रूप में लाने का लड़ाई उन्होंने लड़ने का अपने मन में विचार किया था। उन्हें जो प्रताड़ना मिली थी, उस लड़ाई को लड़ने का विचार किया था। मित्रों, इसी कड़ी में मैं एक उनके महान इतिहासकार रोहित डे ने उनके कहानी को संग्रहित करके और लिखा है। उन्होंने जो वकालत काल में जो उन्होंने बहुत सारे केस लड़ा, उस केस में से मैं एक केस को बतलाने जा रहा हूं इस वीडियो में। आप इस वीडियो पर बने रहिए। और उन्होंने यह लिखा है कि, और इसी पॉइंट पर बहुत बड़े दार्शनिक और नीतिकार ओशो ने भी यह लिखा है कि आदरणीय भीमराव अंबेडकर के जैसा व्यक्ति, आदरणीय भीमराव अंबेडकर के जैसा दिमाग पिछले 5,000 वर्षों में जन्म नहीं लिया, और आगे वाला दिन में जन्म लेगा कि नहीं, यह परमात्मा कहेंगे। तो वह कैसे कहेंगे? इस मुकदमा में उन्होंने जो डील किया था उससे यह साबित हो जाएगा। और उन्होंने परिस्थिति को बदल दिया था। आप वीडियो को सुनिए, थोड़ा सा वीडियो लंबा है, लेकिन आप इस वीडियो को सुनिए। और मैं समझता हूं कि आप इस कहानी को जब सुनेंगे तो इमोशनल बन जाएंगे। जिस व्यक्ति को मल्हार कह के प्रताड़ित किया जाता था, जो व्यक्ति एक अलग अपना आशियाना वकीलों के जमात से अलग हटके एक बाहर अपना आशियाना बनाया था, और वहां केवल गरीब गुरुओं मजदूरों का वह मुकदमा लड़ता था। वहां पे एक दिन बात है, एक सेठ पहुंचते हैं। वह सेठ, उनके बेटे को फांसी का सजा होने वाला है, और भारत के तमाम नामी गिरामी वकीलों के पास वो पहुंच करके वहां से रिटर्न हो गए हैं। पैसों की बरसात उन्होंने कर दिया था तमाम बड़े वकीलों पर, लेकिन उसमें कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं था कि उनके इकलौते बेटे को बचाया जाए। और जब उस कोर्ट में वह सेठ पहुंचते हैं तो एक मजाकिया लहजे में एक वकील जो है कहता है कि ऐ सेठ, तुम्हारा केस जो है वह मल्हार ही लड़ सकता है, वह मल्हार बैरिस्टर ही लड़ सकता है। सोचिए, कितनी प्रताड़ना के बाद भी
कितनी प्रताड़ना के बाद भी अपने आप को टूटने नहीं दिया, अपने आप को झुकने नहीं दिया आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी ने। और वह सेठ उनके पास पहुंचता है, और वह सेठ जब पहुंचता है तो उनसे अरदास करने लगता है। तो उन्होंने उस सेठ से कहते हैं कि सेठ, आपने यह केस हमारे पास पहले ही लेकर आए हैं या और लोगों के पास गए हैं? तो वह सेठ कहता है कि महोदय, मैंने इस पे लाखों रुपया खर्च कर दिया और भारत के तमाम बड़े बड़े वकीलों के पास गया, लेकिन मेरा कोई नहीं सुना। एक व्यक्ति ने बताया है कि वही मल्हार आपका कल्याण कर सकता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि सेठ, मैं मल्हार जाति का हूं, और क्या मैं इस फाइल को, आपके फाइल को छूंगा तो क्या आपका फाइल अशुद्ध नहीं हो जाएगा? तो वह सेठ जो है द्रवित होता है और उनके पैरों में गिर जाता है और कहता है कि आप जो कहिए और जैसे कहिए, लेकिन हमारे पुत्र को बचा लीजिए, हमारा एकमात्र यही इकलौता पुत्र है। और उस परिस्थिति में आदरणीय भीमराव अंबेडकर उस मुकदमा को लड़ने के लिए ले लेते हैं, और उस मुकदमा को लड़ना, और कोर्ट लगता है और कोर्ट में जाते हैं, और कोर्ट बैठता है, वकील बैठते हैं, सारा समाज वहां उपस्थित होता है, और जज साहब जो है कहते हैं कि बोलिए, इस पर आपको कुछ बोलना है। तो आदरणीय भीमराव अंबेडकर उठकर कहते हैं कि नहीं हजूर, मुझे इस पर कुछ नहीं बोलना है, आप जो है इसमें फैसला सुनाइए। सभी वकील देख करके दंग रह जाते हैं। वह सेठ जो है कहता है कि मेरा दुर्भाग्य हो गया कि इस मल्हार को मैं पकड़ लिया, इस मल्हार को मैं वकालत के लिए पकड़ लिया। अब थोड़ा सा आस भी होता दूसरे को पकड़ने पर, तो वो भी आस, ये तो कुछ बोला ही नहीं। और जज साहब उस मामले में फैसला सुनाते हैं, और वह फैसला देते हैं कि इसे फांसी, अमुक दिन को फांसी दिया जाएगा। और जब वह फैसला दे करके निकलते हैं तो वह सेठ इनको कहता है कि मैं तो बहुत आस लगा करके आपके पास आया था और आपने कुछ नहीं बोला, आप हमारे बेटा को फांसी दिलवा दिए। तो आदरणीय भीमराव अंबेडकर उस सेठ से कहते हैं कि सेठ, तुम एक विश्वास लेकर के मेरे पास आए हो, और विश्वास रखो, मैं तुम्हारे पुत्र को कुछ नहीं होने दूंगा। अगर जिस तुम विश्वास से मेरे पास आए हो और भारत के नामी गरामी वकील तुम्हारे केस को नहीं लिए हैं, तो कुछ न कुछ तो केस में होगा। मैं भगवान तो नहीं हूं कि इस केस को जाकर के कहूं हाकिम को और हाकिम अपना फैसला बदल दे, लेकिन विश्वास रखो, मैं इस व्यवस्था को बदल दूंगा तुम्हारे पुत्र को बचाने के लिए। और वह फांसी का डेट मुकर्रम हो गया, और वह फांसी का समय भी आता है। और जब वह फांसी का समय आता है मित्रों, और सभी लोग वहां उपस्थित होते हैं, और उस सेठ के लड़का के गले में फांसी का फंदा जब लगा दिया जाता है, तो वहीं पे आदरणीय भीमराव अंबेडकर बोलते हैं कि बस महोदय, बस जज साहब, अब इसे खत्म करिए। आपने फांसी का सजा दिया था और फांसी का सजा हो गया। आपने मौत की सजा नहीं दी थी, आपने केवल फांसी का सजा दिया था। और इसके गले में जैसे ही फांसी का फंदा लगता है, इसका फांसी का सजा पूर्ण होता है। और जज साहब देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि सजा केवल फांसी की हुई है। और उसी समय से यह प्रावधान हुआ। और हाकिम जो हैं, जज साहब जो हैं, वह जब फैसला सुनाते हैं अब अगले मुकदमे में, तो यह लिखते हैं कि इस व्यक्ति को जब तक फांसी पर लटकाया जाए, जब तक इसका मौत न हो जाए।
और उन्होंने पूरे व्यवस्था को बदल दिया और उस सेठ के इकलौते लाडले को बचा दिया। ऐसे ऐसे महान व्यक्तित्व के हमारे आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी थे और उन्होंने बहुत सारे केसेस में लड़ाइयां लड़ी है और गरीब दलित मजदूरों को न्याय दिलवाया है, जिसे हम लोगों से छुपाने का, इस समाज से छुपाने का प्रयत्न इतिहासकारों द्वारा किया गया है, यहाँ के व्यवस्था द्वारा किया गया है। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में और फिर इस पर बहुत जो आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी का कहानी है उसके अगले पड़ाव में कुछ विशेष चीज़ों को, इसमें बहुत जानकारियां मैंने एकत्रित की है, जो और चीज़ को मैं आपको देने का प्रयत्न करूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले